नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजनीति में कब, कहां और क्या बोलना है, इस बात का सधे हुए राजनेता हमेशा ख्याल रखते हैं। सार्वजनिक मंच पर बोले गए शब्दों से कई बार जमकर वाहवाही भी मिलती है, मगर कई बार जुबान फिसल जाती है। नेताओं की गलत बयानबाजी उनके राजनीतिक भविष्य पर भारी पड़ती भी नजर आती है। ऐसी गलत बयानबाजी का शिकार हुए हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। इस बयान की आग से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सियासत भी अब गर्मा गई है। लेकिन मैंने जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गंभीर थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। लेकिन जब ये घुटने देखे, बच्चे दो साथ में उनके थे। क्या संस्कार दो। लड़कियों की फटी जींस पर उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत का बयान। 10 मार्च को सीएम पद की शपथ ली। 10 दिन भी नहीं हुए कि पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक सियासी शोर मचा दिया। सोशल मीडिया पर तीरथ टॉप ट्रेंड में रहे। यहाँ लोग उनके बयान की आलोचना कर रहे थे तो दिल्ली में महिला कांग्रेस के साथ आम लड़कियां भी सड़क पर उतरी और तीरथ के बयान पर विरोध जताया। ये जो सीएम साहब उत्तराखंड के रावत साहब हैं, उनकी जो फटी हुई सोच है औरतों के बारे में, उसके विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब उनको क्या लेना देना है, उनसे हम सीखेंगे कि हमें क्या पहनना है, क्या करना है, क्या खाना है। उत्तराखंड के सीएम के अगेंस्ट कर रहे हैं, जो उन्होंने अभी टिप्पणी दी है कि महिलाओं की जीन्स फटी हुई होती है, उसकी संस्कृति के ऊपर ये भाषण देते हैं। इनको पूछा जाए कि संस्कृति क्या इंसान के संस्कार कपड़ों से पहचाने जाते हैं। कनॉट प्लेस में विरोध दर्ज करने के लिए आए हैं जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जिन्होंने अभद्र टिप्पणी की है महिलाओं के कपड़ों के ऊपर। इस बयान की आग अब मध्य प्रदेश में भी भड़क उठी है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने रावत के बयान को सही ठहरा दिया। बस फिर क्या था, कांग्रेस नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कहा अपने बयान के लिए बीजेपी नेता को माफी मांगनी चाहिए। रावत जी ने गलत क्या कहा? हर अच्छे काम का हम समर्थन करेंगे और हर आदमी करेगा। आप नहीं करेंगे क्या? आप नहीं चाहेंगे कि आपकी बहन बेटी और वो उसकी इज्जत और सम्मान रहे? हम अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाते हैं और हमारी पाश्चात्य संस्कृति, विदेशी जो पहले कपड़े नहीं पहनते थे वो भारत को देख के कपड़े पहनने लग गए और हम कपड़े उतार रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है और जो भी ऐसी मानसिकता के लोग हैं वो गलत कर रहे हैं। जब मेरे देश की बच्ची ये बोलती है कि हमारी फटी जींस तो ठीक है, कम से कम अपनी फटी हुई मानसिकता तो बदल लो। क्यों उस नज़रिए से देखते हो बहन और बेटियों? बहन बेटी की नज़रिए से देखो ना, तुम्हारी मानसिकता में ही खोट है। उनके कार्यालय में बेटियां सुरक्षित नहीं है तो दूसरों की क्या बात करेंगे? फटी जीन्स और फटे कपड़ों से मानसिकता नहीं बदलती। मानसिकता बदलती आपके दिमाग से, आपकी सोच से। तो आपकी सोच जब अच्छी होगी तो आप कपड़ों की तरफ नहीं देखोगे, और जब आपकी सोच खराब होगी तो आपकी निगाह उस तरफ जाएगी। और पहले अपनी मानसिकता ये लोग ठीक कराएं। फटी जींस पर शुरू हुई विरोध की आग से छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं रहा। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐसी सोच रखने वालों को 18वीं सदी में पैदा होना था। घटिया और कुंठित मानसिकता की सोच वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले जब खाकी चड्डी पहनकर निकलते हैं तो उनके घुटने नहीं दिखते क्या? और उनके घुटने दिखते हैं तो क्या लोगों को संस्कार मिलता है? ये लोग सभी 18वीं सदी में पैदा होना चाहिए। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्यक्रम में सीएम तीरथ ने बड़ी ही सहजता से ये बयान तो दे दिया, मगर इसकी आग इतनी ज्यादा भड़केगी उन्हें भी शायद इस बात का अंदाजा न रहा हो। हालांकि मामला तूल पकड़ने के बाद वे खेद जता चुके हैं। नए मुख्यमंत्री हैं, लिहाजा ये गलती उनके लिए एक सबक भी है। शायद आगे से ध्यान रखेंगे कि थोड़ी सी गलत बयानबाजी कितनी महंगी साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। ग्वालियर सेंट्रल जेल में एक बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। जेल अधीक्षक पर ट्रैवल एजेंसी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा। ये फर्जीवाड़ा अधिकारियों के लाने और ले जाने के नाम पर किया गया है। ये वो दस्तावेज हैं जो ग्वालियर सेंट्रल जेल में हुए फर्जीवाड़े की कहानी बता रहे हैं। दरअसल 2019-20 में नवनियुक्त प्रहरियों और सहायक अधीक्षकों को ग्वालियर के BSF अकादमी टेकनपुर में ट्रेनिंग दी गई थी। ग्वालियर सेंट्रल जेल के अधीक्षक मनोज साहू पर आरोप है कि नीरज ट्रेवल्स एंड टूर एजेंसी से कार किराए पर लेने के नाम पर फर्जीवाड़ा किया।
बिल में दिखाया गया कि अधिकारियों को लाने और ले जाने में कार का इस्तेमाल किया गया। फर्जीवाड़े की इंतहा तब हो गई जब उज्जैन सेंट्रल जेल के अधीक्षक अलका सोनकर और उप अधीक्षक मनोज जायसवाल के नाम का टैक्सी बिल पास कर दिया, जबकि दोनों अधिकारी टेकनपुर ट्रेनिंग सेंटर पढ़ाने के लिए गए ही नहीं। ये फर्जीवाड़ा यहीं पर नहीं रुका, डीआईजी संजय पांडे के नाम से भी फर्जी बिल पास कर दिया गया। मैं इसको डीआईजी जो जेल मुख्यालय में पदस्थ हैं उनको जांच अधिकारी बना करके और ग्वालियर भेजेंगे और इसके पूरे प्रकरण की जांच कराएंगे। जो भी फिर इसमें जांच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और वसूली की कार्रवाई प्रत्यक्ष होगी। इस मामले पर जेल विभाग के रिटायर्ड एडिशनल आईजी जे.के. अग्रवाल कहते हैं कि गबन तो गबन होता है, दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने इस संबंध में पेपर देखे हैं और उन पेपर को देखने पर मुझको ऐसा लगता है कि इस प्रकरण के अंदर अनियमितता तो हुई है, साथ ही साथ भ्रष्टाचार भी किया गया है और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होना अत्यंत आवश्यक है ताकि भ्रष्टाचार पर रोक लग सके और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। मध्य प्रदेश में अफसर सरकारी खजाने में चूना लगा रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ कब जांच पूरी होती है और आरोपी के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24, भोपाल। आकाशवाणी, प्रसार भारती और DPR के नाम से ऑफिस खोलकर लोगों की फर्जी नियुक्ति करने वाले एक रैकेट का रायपुर ने खुलासा किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी अभिजीत शर्मा को गिरफ्तार कर उसके राजीव नगर स्थित ऑफिस को सील कर दिया है। आकाशवाणी के अधिकारियों के नाम का बोर्ड, PTI का माइक ID, दूरदर्शन का लोगो, फर्जी लेटर पैड और सैकड़ों रिज्यूम को देखकर ऐसा लगता है कि ये प्रसार भारती और आकाशवाणी का ऑफिस है। लेकिन पुलिस की मौजूदगी बयां कर रही है कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। जी हाँ, रायपुर में राजीव नगर के जीवन परिसर के 3rd फ्लोर पर स्थित इस ऑफिस से युवक युवतियों की फर्जी नियुक्तियां सरकारी संस्था के नाम से की जा रही थी। आकाशवाणी के अधिकारियों की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी तो गोलमाल का खुलासा हुआ। आकाशवाणी और प्रसार भारती के नाम पे कुछ फर्जी भर्ती का झांसा दे करके रुपये पैसे कलेक्ट करके इसकी फरार होने की योजना थी, जो कि समय रहते ही हमें मिल गई है। जैसे फाइलें हमने वहाँ पर जब जब्ती बन रही थी उसमें जो देखी हैं, जिस तरह के नियुक्ति पत्र वगैरह ये जारी कर रहे थे, तो हमें लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा इसमें सामने आ सकता है। आरोपी अभिजीत शर्मा ने न्यूज एजेंसी चलाने की बात कही है। प्रसार भारती और आकाशवाणी के अफसरों के नाम फर्जी सील और लेटर पैड का उपयोग करने पर वो गोल-मोल जवाब दे रहा है। सर, प्लानिंग कुछ नहीं है। मैं मीडिया में पहले भी काम कर चुका हूँ, मीडिया को एक्सपेंड कर रहा था और फ्रीलांसिंग जो है मैं मीडिया कट वीज और विजुअल्स बाइट में प्रोवाइड करता हूँ, यही था सर, और कुछ नहीं। शहर के पॉश इलाके में ऑफिस खोलकर केंद्रीय एजेंसियों के नाम पर फर्जी नियुक्तियों का ये खेल लंबे अरसे से चल रहा था। फिलहाल ऑफिस को सील कर पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। कोरोना वायरस की लहर एक बार फिर से मध्य प्रदेश में तेज हो गई है। महाराष्ट्र से सटे जिलों में संक्रमण के मामले पहले की तुलना में कहीं ज्यादा बढ़ रहे हैं। वहीं जबलपुर में भी कोरोना के आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। इधर इंदौर में प्रशासन की सख्ती देखने को मिल रही है। पुलिस या निगम कर्मचारियों के निर्देशों को नहीं मानने वालों के खिलाफ धारा 151 के तहत मामला दर्ज कर जेल तक भेजने के आदेश है। जबकि इंदौर रेलवे स्टेशन पर खतरा और भी बढ़ता दिखाई दे रहा, क्योंकि यहां से वर्तमान में 36 ट्रेन का संचालन किया जा रहा है, जिसमें से कई ट्रेनें महाराष्ट्र से होकर आती हैं, मगर जांच के नाम पर यहां कुछ भी एहतियात नहीं बरता जा रहा। बसों को तो रोक दिया गया है, फ्लाइट से जो भी आ रहे हैं वो स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हो रही है। उसमें जितने भी महाराष्ट्र से आ रहे हैं, विदेश से आ रहे हैं, उनको हम लोग उनकी सैंपलिंग भी हो रही है और उनको मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं 14 दिन तक। तो वो शक्ति एयरपोर्ट में ट्रेन का जरूर अभी रेलवे डिपार्टमेंट ने ऐसा कोई वो नहीं बनाया है, तो जैसे ही कुछ बनाएंगे तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन लागू हुआ था, ट्रेनें बंद हुई थी,
और लॉकडाउन के खुलने के बाद में रेल मंत्रालय द्वारा ट्रेनों का संचालन विशेष ट्रेन के रूप में किया जा रहा है, जिसमें कि जितनी बर्थ होती हैं उतनी ही सीटें अलॉट हो रही हैं। अभी इंदौर से बात करें तो इंदौर से करीब 36 ट्रेन मतलब 36 ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें छोटी और बड़ी दोनों ट्रेन शामिल हैं। थोड़े से दूसरे सिम्टम्स जैसे डायरिया या नोजिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ स्मेल, इस तरह के केसेस भी हमें लगातार देखने को मिल रहे हैं। मेरा सुझाव अभी यही है कि इसको सीरियसली लें, गंभीरता से लें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें। पुनः हम इस पर आगे आने वाले 15 से 20 दिनों में या 1 महीने में अगर हम प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे तो इस पर कंट्रोल कर लेंगे। अभी वर्तमान में हमने 30 बिस्तर ऑक्सीजन युक्त कोविड के विक्टोरिया अस्पताल में किए हैं। जैसा अभी मेरी मेडिकल कॉलेज में बात हुई है, लगभग 200 बिस्तर वहाँ भी चिन्हित किए गए हैं कोविड के, और अमूमन सभी अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में कोविड बेड की समुचित व्यवस्था है। आवश्यकता पड़ने पर वो अपनी संख्या में इजाफा भी कर सकते हैं। राजनांदगांव कवर्धा संसदीय क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे ने लोकसभा में भोरमदेव मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र के कायाकल्प करने और प्रसाद योजना में भोरमदेव को जोड़ने का मुद्दा उठाया। लोकसभा में संतोष पांडे लगातार कवर्धा और राजनांदगांव क्षेत्र की समस्या को उठा रहे हैं। इसी के तहत भोरमदेव मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण, तालाब में बोटिंग, पाथवे निर्माण समेत पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करने का मुद्दा उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि डोंगरगढ़ के बमलेश्वरी मंदिर को प्रसाद योजना से जोड़कर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। इसी के तहत मैकल पर्वत श्रेणी की दूसरी ओर भोरमदेव मंदिर भी स्थापित है। अगर इसका सौंदर्यीकरण होता है तो क्षेत्र का विकास होगा, रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। कि उन्होंने प्रसाद योजना के तहत मेरे संसदीय क्षेत्र राजनांदगांव के और माता बमलेश्वरी के स्थान को उन्होंने महत्व दिया। एक छोर में माता बमलेश्वरी है तो मैकल श्रेणी के पर्वत श्रृंखला के दूसरे छोर में भोरमदेव है। सम्माननीय महोदय से निवेदन करता हूं कि इसे भी प्रसाद योजना के अंतर्गत शामिल किया जाए। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव के लिए 5वें और अंतिम चरण के लिए शनिवार को रायपुर में मतदान होंगे। रायपुर में गुजराती स्कूल में मतदान केंद्र बनाए गए हैं और वहीं पर मतगणना भी होगा। चुनाव केंद्र के बाहर दोनों पैनल ने केसरिया और पीले रंग के स्वागत गेट बनाए हैं। चैंबर के मुख्य चुनाव अधिकारी शिवराज भंसाली के मुताबिक लगभग 9,000 मतदाता रायपुर में वोट डालेंगे। भीड़ ना हो इसके लिए 39 बूथ बनाए गए हैं। वहीं मतदान केंद्र में प्रवेश के लिए 2 गेट भी बनाए गए हैं। अब तक के मतदान में लगभग 91% वोटिंग हुई है। पुलिस ने चुनाव की गंभीरता को देखते हुए पूरी तैयारी कर रखी है। वहीं पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक भी डायवर्ट किया जाएगा और किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति न बने इसके लिए सादी वर्दी में भी पुलिस के जवान मतदान केंद्र पर तैनात रहेंगे। मतदान के लिए हमारी पूरी व्यवस्था हो चुकी है। 39 बूथों में इनको हमने 9,000 करीबन वोटों को विभक्त किया है। सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का रखा है और 5 बजे के अंदर जितने अंदर आ जाएंगे उन लोग के सबके आखिरी तक की मत का देने का अधिकारी रहेंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इलेक्शन है, उसको ध्यान में रखते हुए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई जाएगी। साथ ही ट्रैफिक की व्यवस्था भी लगाई जाएगी ताकि बाहर बाहर से लोग इसमें वोटिंग के लिए आएंगे। हम सिविल कपड़े में भी वहाँ लड़के लगाएंगे। साथ ही सिविल लाइन CSP उसमें स्वयं वहाँ उपस्थित रहेंगे। थाना प्रभारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, पर्याप्त सुरक्षा लगाई जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार गौ सेवा के लिए कई योजनाएं बना रही है। अब इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए सभी जिलों में गौ अभयारण्य बनाने की योजना है। इसके लिए छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग ने राज्य सरकार को एक पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से आयोग ने गौशालाओं को मिलने वाली अनुदान राशि 20 लाख से बढ़ाकर 35 लाख रुपए किए जाने की मांग रखी है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में फिलहाल 115 गौशाला संचालित हो रही है। सरकार ने गौशाला खोलने को लेकर कई रियायत भी दी है। पिछले दिनों गौशाला के लिए न्यूनतम 1 करोड़ जमीन की जगह आधा एकड़ जमीन पर गौशाला खोलने के आदेश दिए। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राम सुंदर दास महंत ने बताया कि छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार गौ सेवा के लिए तत्परता से काम कर रही है। जगह की उपलब्धता के आधार पर सभी जिलों में गौ अभयारण्य बनाए जाएंगे। गौ माता संवर्धन संरक्षण के लिए राज्य सरकार से हमने आग्रह किया है कि प्रत्येक जिला में छत्तीसगढ़ के गौ अभयारण्य बनाया जाए। जमीन की उपलब्धता के आधार पर राज्य सरकार को हमने पत्र लिखा है। 20 लाख रुपया देने का है। हमने राज्य सरकार से यह आग्रह किया है 20 लाख देते हैं, उसको कम से कम 35 लाख रुपया दिया जाए।
छत्तीसगढ़ के परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के साथ ट्रांसपोर्ट संघ और सीमेंट कंपनी की बैठक रही बेनतीजा। भाड़ा वृद्धि की मांग को लेकर ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर हैं, जिनकी आज परिवहन मंत्री के साथ एक बैठक हुई। मंत्री मोहम्मद अकबर 12% भाड़ा बढ़ाने पर राजी हुए, लेकिन सीमेंट कंपनी राजी नहीं हुई। परिवहन मंत्री और ट्रांसपोर्टर से खास बातचीत की हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला ने। हालांकि सीमेंट कंपनी के कर्मचारियों ने बयान देने से मना कर दिया। सीमेंट के भाड़े को लेकर परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के यहाँ ट्रांसपोर्टर्स की 4 घंटे से मैराथन बैठक चल रही है। ट्रांसपोर्टर मान गए हैं कि 12% अगर उन्हें भाड़ा मिलता है तो हड़ताल खत्म करके काम चालू करेंगे, लेकिन कंपनी के लोग नहीं माने हैं। हमारे साथ अध्यक्ष है कोरापुट रायपुर ट्रांसपोर्ट संघ के। क्या बात अभी निकल के आई है, किस पे आप लोग राजी हैं? देखिए, हमने तो जितना भी है लोगों की जो छत्तीसगढ़ में सीमेंट की जो कालाबाजारी हो रही है, जो भी समस्या है मजदूरों के सामने, हमारे ट्रांसपोर्टर साथियों के सामने, आज 20 दिन से उनके ट्रक खड़े हैं। सब समस्याओं को देखते हुए हमने 40 से 25, 25 से 20, 20 से 15 तक हमने ऑफ़र कर दिया है। पर कंपनी का जो अड़ियल रवैया है वो जारी है अभी भी। वो 5%, 1.5%, 3% जो पुरानी बातें हैं, बार बार वो एक ही बात पर मीटिंग को टालते हैं। मंत्री जी से बात करते हैं कि आखिर ये हड़ताल जो है या इनकी मांग जो है कहाँ जाकर उसका निष्कर्ष निकलता है। ये लंबी बैठक चली 4 बजे से सीमेंट के भाड़े को लेकर। एक आपने बीच का भी रास्ता शायद 12% पे लाया था। कंपनी वाले नहीं मान रहे, लेकिन ट्रांसपोर्टर उस पर राजी है। देखो, ट्रांसपोर्टर भी राजी नहीं थे। उनका तो ये कहना था कि भाई जितना नुकसान हमको होता है, हमको कम से कम 40% होना चाहिए। तो 40 से होते होते फिर वो 30, 25 इस तरीके की बातचीत चल रही थी। कंपनी वालों से कहा गया तो कंपनी वाले 5% तक के लिए सहमति की बात करते हैं, उससे ऊपर नहीं करते। सभी परिस्थितियों को देखते हुए सीमेंट का भाव भी बढ़ रहा है और ट्रांसपोर्टर जो हैं वो कठिनाई में तो हैं। जिस तरीके का डीजल का रेट बढ़ा, 2017 का बेस रेट यदि लेते हैं तो डीजल का रेट जितना बढ़ गया उसके हिसाब से इनको अंतर की राशि मिल नहीं पा रही है। तो इनका रेट बढ़ जाए तो बीच का रास्ता हम लोगों ने ट्रांसपोर्टर से भी अनुरोध किया और उनको कहा कि भाई आगे चल के और बढ़वा लेना, फिलहाल 12% में आप लोग सहमत हो। हमने देखा है कि मंत्री मोहम्मद अकबर हमारे साथ थे। इन्होंने कहा है कि कंपनी को बोला गया है कि 12% तक की मांग जो है ट्रांसपोर्टरों की मांगे। फिलहाल जो है ट्रांसपोर्टर कह रहे हैं कि 12% से कम भाड़ा मिलने पर ट्रांसपोर्टिंग नहीं करेंगे, हड़ताल जारी रहेगी। अब देखते हैं, कंपनी इस पे मान रही नहीं है। रायपुर में, पूरे छत्तीसगढ़ में सीमेंट के दामों में आग लगी हुई है। अब देखते हैं कि आगे इसका क्या नतीजा निकल कर आता है। कैमरामैन नरेंद्र मारकंडे के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। CGPSC की परीक्षाओं में लगातार हो रही गलतियों को लेकर रायगढ़ में भाजपा ने मोर्चा खोला है। OP चौधरी के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। OP चौधरी के साथ भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने शहर की लाइब्रेरी और कॉलेज समेत कई शैक्षणिक संस्थाओं में जाकर युवाओं से समर्थन मांगा। OP चौधरी ने आरोप लगाया कि सरकारी भर्ती परीक्षाओं में ईमानदारी नहीं बरती जा रही है और परीक्षाओं के त्रुटिपूर्ण उत्तर दिए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये छत्तीसगढ़िया युवाओं के हक की लड़ाई है, जिसके लिए वे हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं को उत्तर पुस्तिकाओं की कार्बन कॉपी देना, परीक्षा संस्थानों की वीडियोग्राफी कराना, संविधान दिवस पर परीक्षा कैलेंडर जारी करना और 26 नवंबर के पहले भर्ती परीक्षाएं कराने जैसी मांगों को लेकर भाजपा आंदोलन जारी रखेगी। छत्तीसगढ़िया युवा भाई बहनों के हक की लड़ाई को लड़ने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे सभी साथी लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। इसके अलावा राजनीति से अलग इसमें बहुत सारे रिफॉर्म एजेंडा हैं, जैसे उत्तर पुस्तिका के कार्बन कॉपी देना अनिवार्य किया जाना है, करने की हमारी मांग है। प्रत्येक सेंटर में वीडियोग्राफी अनिवार्य करने की हमारी मांग है। प्रत्येक संविधान दिवस को अर्थात 26 नवंबर के दिन हर साल विज्ञापन आ जाए और अगले 26 नवंबर से पहले भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कर ली जाए, ये हमारी मांग है। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से कई जिलों के किसानों की फसलें चौपट हो गई हैं। प्रदेश के कई जिलों में आंधी तूफान के साथ शुरू हुई बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। नुकसान की भरपाई किसानों को मिल सके, इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा है कि बेमौसम बारिश और भारी ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का आकलन करवा रहे हैं।
फसलों को हुई क्षति के आकलन के बाद किसानों को मुआवजे के तौर पर राहत राशि दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि आप लोग चिंता ना करें, सरकार आपके साथ खड़ी है। आपको बता दें कि 12 मार्च से हुई बेमौसम बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान सीहोर, हरदा, देवास, सागर, रायसेन, विदिशा, रीवा, श्योपुर के किसानों को हुआ। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर दिलौतिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, हालांकि सीएम ने यह आश्वासन जरूर दिया है, भरोसा जरूर दिलाया है किसानों को कि उन्हें उनकी जो फसल बर्बाद हुई है उसका आकलन कराया जाएगा और मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन सवाल ये भी कि मुआवजा कब तक मिलेगा? देखिए, बिल्कुल पूरे प्रदेश भर के अंदर जो ओलावृष्टि हुई उसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आला अधिकारियों के साथ में बैठक की और उसके बाद में मुख्यमंत्री की ओर से साफ तौर पर ये निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश के अंदर जो ओलावृष्टि हुई है उसका जल्दी से जल्द सर्वे कराया जाए और किसानों को ये आश्वासन दिया है कि ओलावृष्टि के साथ में जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा प्रदेश सरकार जल्दी देगी। प्रदेश के अंदर किसानों को इस समय राहत की दरकार है, लिहाजा मुख्यमंत्री का ये आज जो बैठक थी उसके बाद में जो निर्देश देना निश्चित तौर पर किसानों के लिए एक राहत भरी खबर हो सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा जिलों के अंदर ओलावृष्टि हुई और उसके बाद में किसान कम से कम राहत की उम्मीद सरकार से कर रहे थे। लिहाजा मुख्यमंत्री ने आज साफ तौर पर ये निर्देश दिए हैं कि जल्दी सर्वे कराने के साथ किसानों को ओलावृष्टि का जो नुकसान है उसका मुआवजा प्रदेश सरकार की ओर से दिया जाएगा। जी सुधीर, लेकिन इसके साथ ही बात यह भी है कि आने वाले वक्त में भी बेमौसम बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, प्रदेश सरकार की तरफ से साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक ली, उसके बाद में मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर किसानों को यह आश्वासित किया है कि नुकसान की हर भरपाई जो है सरकार की ओर से की जाएगी, सर्वे जल्द से जल्द हो सके इसको लेकर अधिकारी को निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से जारी किए गए हैं और निर्देश के बाद में जैसे ही सर्वे का काम पूरा होगा उसके बाद किसानों की मदद जो है प्रदेश सरकार करेगी, ये भरोसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जताया है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर। तो पश्चिम बंगाल के दौरे से वापस लौटते ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने त्वरित फैसले लेते हुए तत्काल प्रभाव से ये निर्देश भी दे दिए हैं कि आकलन करवाया जाए कि कितना नुकसान किसानों का हुआ है। इसके साथ ही प्रदेश के किसानों को यह भरोसा भी दिलाया कि सरकार उनके साथ है, उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।